विंड लोड, ठीक है। अब विंड लोड जो है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता दूं तो सही रहेगा। अभी मैं सक्शन वाला नहीं बताता हूँ, जिस समय कॉफिशिएंट अप्लाई करेंगे तब बता देंगे। अभी क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा वाई डायरेक्शन है, तो जो ई टैप का डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर विंड आ रहा है, जो कोई विंड वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन से आ रही है, तो ये जिस डायरेक्शन से आ रही है वो विंडवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड। और बाकी तीन डायरेक्शन उसी समय उसके लिए आपने पढ़ा होगा एक लीवर्ड साइड बन जाता है, ठीक है। ये आपको स्टील स्ट्रक्चर में ये चीज आई होगी, ठीक। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका जो विंड है, वो आपका विंड अगर आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लूं, विंड अगर अब आ रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, माने कोई स्पीड आ रही है इधर, तो वो वाई डायरेक्शन के लिए विंडवर्ड साइड होगा। और उसी सेम टाइम पे बाकी जो तीन डायरेक्शन है वो उसके लिए क्या बन जाएंगे, लीवर्ड साइड, लीवर। ठीक है। अब इसका कॉफिशिएंट पुट करना होता है, वो IS 875 पार्ट नहीं 3 तो में इसका दिया हो। मतलब क्या हुआ सर, विंड साइड और लीवर साइड? लीवर्ड साइड होता है कि ये और जो जैसे विंड है, एग्जैक्शन बता मैं रहे बता रहा हूं, ये विंड जो है, ये जो विंड आ रहा है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, ये विंड जो है ये सिर्फ इसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये साथ में इस पार्ट और इस पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। ये आके इसको डायरेक्ट हिट करेगा, लेकिन बाकी पार्ट को जब पास करेगा तो सक्शन क्रिएट करेगा, और उस सक्शन के कारण उसके ऊपर प्रेशर लगेगा बाकी जो तीन साइड है, ठीक है। वो कैसे लगता है वो सब देखेंगे, किस तरह लगता है, क्या इसे लगता है। बीम पे लगाइएगा, ये कॉलम वाल पे, पे? कॉलम 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 अच्छा सर, ये तो कॉलम पे अभी मैं दिखा रहा हूं। एक्चुअली इसके लिए वाल बनाते हैं, ये ट्रांसफर होता है वाल से ट्रांसफर होता है कॉलम और बीम पे, बीम। ठीक है। ये वाल से ट्रांसफर होता है, पहले वाल पे लगेगा, तो वो उसके लिए डमी वाल हमें बनाना पड़ेगा ई टैब में, क्योंकि हमारा वाल नहीं, जो मैंने डिलीट नहीं किया था वो वाल बनाना पड़ेगा, यस। ठीक है। और वो वाल हम डमी वाल बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा वाल हम आप यहाँ। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अब रुक जा भाई, अभी 1 बाई 1 चलेगा ना कि एकाएक चलेगा, रुक जा। सब अच्छा बताऊंगा, मतलब क्यों बताइए। परेशान हो। नहीं, ये अच्छा बताऊंगा, सब बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है। यस सर। अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ लोड टाइप, उसके बाद यस जब सर। अर्थक्वेक लगाऊंगा तो वो सारा कुछ बताऊंगा। उसी तरह अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, चेंज कर लो, मान ले कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन से आ रही है विंड, ये वी एक्स माइनस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विंडवर्ड साइड, और बाकी तीन लीवर्ड साइड। और उसी तरह अगर माइनस वाई डायरेक्शन से आ रहा है, माइनस वाई डायरेक्शन से अगर आ रहा है वी वाई माइनस से, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विंडवर्ड साइड। बाकी तीन डायरेक्शन लीवर्ड साइड, ठीक है। तो ये अभी मैं कुछ पैरामीटर है विंड लोड के, उसको मैं पहले बता दूं क्या है वो। उसके लिए मुझे कोड भी ओपन करना होगा, तो यहाँ मैं पहले आपको विंड लोड, अब मैं चारों दिशा में लेके नहीं चलूंगा, एक्स और वाई में ही लेके चल रहा हूं बस, ठीक है। और वो क्या, नहीं तो फिर वो क्या लोडिंग कॉम्बिनेशन बहुत ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। एक्स प्लस में ही लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली एक एक्स प्लस लिखना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि वो इसमें लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाते वक्त वो वहीं से लेता है, सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ। और एक्स का मतलब आप, मैं बता दूंगा क्या है उसका मतलब। अब यहाँ से आप विंड लोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, विंड ये यही रखिएगा, यहाँ से कोड सेलेक्ट कीजिएगा। अब आपका 875 पार्ट 3 में दिया हुआ है, लेटेस्ट कोड 2015 है, यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको ऐड न्यू लोड करूंगा। इसी तरह वाई में कर दूंगा, ठीक है, वाई में करके और इसको ऐड कर दूंगा, एक्स और वाई दोनों में हो गया। अब एक्स में जा करके इसको मॉडिफाई लेटरल लोड में करेंगे, मॉडिफाई लेटरल लोड। और यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायफ्राग्राम और एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट। तो मैं अपने वाले केस में डायफ्राग्राम यूज नहीं कर रहा हूँ। डायफ्राग्राम का मतलब है कि ये जो स्लैब है ये मेरा कोई मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई, ये सीधे क्या लोड लेगा और लोड को नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा कॉलम और इसमें क्या कहते हैं शेयर वाल। लेकिन मैं इस तरह का कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ डायफ्राग्राम। तो एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट, सेल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये बीम कॉलम और इसके थ्रू ये ट्रांसफर होगा, वॉल पे जाएगा, फिर बीम पे जाएगा, कॉलम के जो जंक्शन है वहां से जाकर के ये ट्रांसफर होगा। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। और वो स्लैब पे भी जाएगा, लेकिन स्लैब से ट्रांसफर, स्लैब पे जाएगा तो स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, उस पर ट्रांसफर होगा। लेकिन स्लैब मेरा इसमें पार्ट करेगा, उसमें इसका इफेक्ट आएगा। डायफ्राग्राम का मतलब है कि वो इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, इसलिए एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब ये क्लिक किया हुआ है तो पैरामीटर हमें यही इनपुट करना है, लेकिन अगर मैं एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये पैरामीटर हमें बाद में इनपुट करना है जब हम विंड लोड को लगाएंगे। अब यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई हैं, तो मैं दो तीन चीज ओपन कर लूँ आपके लिए, सही रहेगा। जल्द कट गया तो ये एक्सेल शीट ओपन कर लूँ, इसमें गड़बड़ी, ठीक है। और एक ओपन कर लेता हूँ, कोड ओपन कर लेते 875, ठीक है। अब आइए ई टैब में चले, क्या क्या मांग रहा है। पहला वैल्यू मांग रहा है विंड स्पीड, वीबी मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। अब हम अपने इस बिल्डिंग को पटना में ले लेते हैं,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। तो लोकेशन हमारा पटना हो गया, तो कोड में चलते हैं। अब कोड में डिजाइन विंड स्पीड की बात कर रहा है, अभी विंड स्पीड की नहीं, विंड स्पीड से डिजाइन विंड स्पीड निकलता है। अब वो जब मैं बताऊंगा थोड़ा कंसेप्ट वहां आपको समझेगा, अभी सिर्फ डाटा पुट कर रहा है, बेसिक विंड स्पीड। तो ये एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम, बेसिक विंड स्पीड का ये आपका डायग्राम है। तो ये देखिए, तो कलर में नहीं है, कलर में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये पटना है यहाँ लिखा हुआ, तो पटना आपका इस तरह के शेडिंग में है, तो ये शेडिंग आपका मैच कर रहा है इससे। ठीक है, ठीक है ना। कलर में होता तो ये कलर्ड में होता सब। अब ठीक है, नहीं है तो क्या करें। तो ये 44 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, यानी बेसिक विंड स्पीड मेरी हो गई 44। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, ये हो गई 44। अब ये चार चीज दे रहा है। कोड में दिया हुआ था सर। हाँ, ये कोड में दिया हुआ विंड स्पीड 8753 में। हाँ 875 पार्ट 3 है ना, IS 875 पार्ट 3 इसमें पटना भी 2015। लिखा हुआ। हाँ, पटना लिखा अच्छा, हुआ है, बिहार राजधानी का जो लिखा है। मेन जगह। राजधानी ये तो लिख देता है ना हर बिहार जगह का। ठीक है, यस, मतलब अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो नहीं, यही इसी दूसरा डेटा डिस्ट्रिक्ट से है तो काम आपको ये चलाना। शेडिंग के ऊपर से काम करना है। जैसे ये शेडिंग किया हुआ है, ये देखिए ये व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर में कितना नहीं लेना है, नहीं, मतलब 39। बिहार में ही, जैसे मानिए कि दूसरा गया है, हाँ, तो जहानाबाद, गया तो है तो उसके ये लिए भी शेडिंग वही। क्या है, ये पूरा बिहार का नक्शा है ना, ये बिहार हुआ ना, ये हाँ, पूरे बिहार में ही पूरा 44। बिहार में 44 ले लिया। एक्चुअली ये गलत तरीका होता है, ये कोई सही प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए कंटूर बनाया समझ जाता है, लो। कंटूर बनाया जाता है, जो कि आप यूरोपियन और सेम। अमेरिकन कोड में कंटूर के ऊपर से दे रखा है। अर्थक्वेक का भी कंटूर के ऊपर से भी और विंड का भी कंटूर के ऊपर से। एक्चुअली कंटूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्ट अगर 44 में है तो ये भी पार्ट 44 में ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कंटूर बनाया जाता है अर्थक्वेक के लिए। हो सकता है कि पटना से सेस्मिक जोन 4 में हो, दूसरा जो सेस्मिक जोन 3 में हो, ये संभव है। लेकिन एक ही साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि पूरा जो बिहार है या पूरा जो सिटी है या पूरा लोकेशन है वो जौनपुर में आ गया, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, लेजी टेक्निक है, कॉपी पेस्ट करते आए हैं, इंडियन कोड वाले यही कर रहे हैं। तो विंड स्पीड हो गई। हाँ, अब दूसरा जो पैरामीटर हमारा क्या है, दूसरा पैरामीटर है अब टेरियन कैटेगरी, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्क कॉफिशिएंट और टोपोग्राफी फैक्टर K3। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये K1 K2 है, और ये टेरियन कैटेगरी को K2 बोला जाता है और इंपॉर्टेंस फैक्टर को K4 बोला जाता है। तो अब इसको याद रख लीजिएगा, K1 K3 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा K2 और K4 की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं, ये थोड़ा एक्सेल शीट में आपको ये समझा दूं, ज्यादा आसान है। अब रिस्क K1 हो गया रिस्क कॉफिशिएंट। ठीक है, रिस्क कॉफिशिएंट आपका टेबल 1 में दिया हुआ है, पेज नंबर 7 में। तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं। टेबल 1 पेज नंबर 7, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 7 टेबल 1। अब आप देखिए यहाँ पे K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड, हमारी विंड स्पीड क्या है 44। ठीक, अब उसमें कैटेगरी बांटे हुए 4 और जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अब कैटेगरी मेरी क्या हो गई 1। ठीक है, तो हमारा जनरल बिल्डिंग ये, उसके बाद ये टोपोग्राफी शेड स्ट्रक्चर सच एज दो यूज फॉर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्म वर्क और जो भी अदर चीज है उसके लिए 0.7। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग अ लो डिग्री ऑफ हजार्ड ऑफ लाइफ, मतलब वहां पे मतलब लाइफ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंट ऑफ फेल्यूर सच एज आइसोलेटेड टावर इन वुडन एरिया, फार्म बिल्डिंग अदर देन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वहां पे हमें 0.91 लेना। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया और कॉमन टावर हो गया, मॉल हो गया या अदर चीज, वहां 1.07। तो हमारे लिए केस में कितना हो गया, जो K1 है वो 1 हो गया, तो K1 पे हम 1 पुट कर दें। तो K1 वैल्यू कहाँ है, यहाँ। ये तो ऑटोमेटिक 1 लिए हुए ही है ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए, नहीं तो हमें ये पुट करना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर आपका क्या कह रहा है, K2 टेरियन एंड हाइट कैटेगरी। अब इसको देखिए टेबल 2 में दिया हुआ। अब ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, CT1, CT2, CT3 और CT4। इसको समझिएगा, पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। स्कैटर्ड बिल्डिंग of less than 1.5 मीटर far away for the other building, मतलब स्कैटर्ड है, बिल्डिंग स्कैटर्ड है, दूसरे से बहुत दूर दूर है, 1 पॉइंट और लेस देन 1.5 मीटर हाइट। एक मिनट, स्कैटर्ड बिल्डिंग लेस देन मतलब 1.5 मीटर हाइट फार अवे, ये क्या हो गया। अच्छा, ये मतलब बिल्डिंग की हाइट बहुत अधिक नहीं है, 1.5 मीटर है और फार अवे टू आवर बिल्डिंग है, मतलब बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर। मैंने हमारी बिल्डिंग है कहीं पे और यहाँ से बहुत दूर दूर के बिल्डिंग है और उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, तो ये CT1 कैटेगरी हो गई। ये तो जनरली होता नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। स्कैटर्ड बिल्डिंग ऑफ 1.5 मीटर से 10 मीटर हाइट और फार अवे टू आवर बिल्डिंग, ये भी मुमकिन नहीं है। सिटी में ये कहाँ मुमकिन है कि फार अवे हो, ये भी मुमकिन नहीं है। अगर हमारी बिल्डिंग है तो ये कहाँ है, ये बिल्डिंग अगर जो है ये हाइट होनी चाहिए ये 1। बोलना चाह रहा है कि जहाँ पे आपका घर बन रहा है ये बिल्डिंग, उसके हाँ, आसपास जितना ज्यादा बिल्डिंग रहेगा तो क्या इफेक्ट कम होगा, वो बोले। इसी तरह बने कम होगा या किस तरह से होगा, उसके ऊपर से हाँ, उसकी किस तरह कैटेगरी से। डिफाइन होगा।
तो ये वाली केस भी तो जनरल बनती नहीं है। ये कहाँ बनता है कि मतलब स्कैटर्ड बिल्डिंग हो, ऐसा तो संभव नहीं है, तो गाँव में संभव बारह होता है। बेड कवर, यस। हाँ, तो ये भी नहीं है। तीसरा है क्लोजली अरेंज बिल्डिंग 1.5 मीटर हाइट, मतलब क्लोज में से हमारी बिल्डिंग है, जो भी है हमारी बिल्डिंग, और दूसरी बिल्डिंग क्लोजली अरेंज्ड है, ये सारी बिल्डिंग क्लोजली अरेंज्ड है टू आवर बिल्डिंग एंड समवन मोर देन 10 मीटर। ये संभव है कि कोई 10 मीटर से अधिक हो, कोई 10 मीटर से कम हो, ये लेस देन 10 मीटर हो, ये मोर देन 10 मीटर हो, ये चीज जनरल हमें मिलेगी। और पटना के लिए तो ये सुटेबल भी है। क्लोजली अरेंज हाई राइज बिल्डिंग मोर देन 10 मीटर हाइट, ये भी पटना में नहीं है। पटना में जनरली काम कर रहा है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो बन रही है, क्योंकि टावर तो हम बना रही है, तो हमारा कैटेगरी 3 में आ गया। ठीक है। अब ये फार अवे का मतलब है कि 50 मीटर रेडियस, और क्लोजली का मतलब है 10 मीटर रेडियस, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। तो हमारा सिटी 3 में आ गया। तो सिटी 3 क्या कह रहा है वो एक बार समझ लेते हैं, पेज नंबर 8 में चल करके। पेज नंबर 8, C1, C2, टेरियन एंड हाइट कैटेगरी। अब पहला जो हाइट लिया जाता है वो 10 मीटर के ऊपर से ही लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला जो विंड स्पीड का इफेक्ट लिया जाता है। K2 के ऊपर बात कर रहे हैं, और कैटेगरी मेरी हो गई टेरियन कैटेगरी 3, यही ना है हमारा। यहाँ पर K2 हो गया, और ये CT3 हो गया। ठीक है, टेरियन एंड हाइट फैक्टर। तो ये इसमें हमें जो वैल्यू लेना है टेरियन कैटेगरी 3, और ये वैल्यू जो है, ये K2 की वैल्यू इतनी सारी हाइट कैसे आ गई? के अकॉर्डिंग लेना होगा। एक मिनट, हमें पुट आपको क्या 10 करना है? मीटर अच्छा, हाइट। यहाँ पे हमें सिर्फ टेरियन कैटेगरी पुट करना है। तो हमारी टेरियन कैटेगरी 4 थी, उसमें से हमें ये थर्ड वाला पुट करना है, 3। बस ये पुट करना है। ये तो मैनुअल कैलकुलेशन के ले लिए है, लेना। ये मैनुअल कैलकुलेशन के लिए, या स्टैट में जब करते हैं ना उसके लिए ये दे रखा है वैल्यू। ये ठीक है 10 मीटर हाइट से, क्योंकि वहां पे K2 की वैल्यू की पूरी सीरीज पुट करनी पड़ती है। ठीक है, ई टैब में वो चीज नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, क्योंकि यहाँ इंडियन कोड के ऊपर से विंड लोड कैलकुलेट कर लेता है, वहां नहीं करता, वहां सिर्फ अमेरिकन कोड दिया हुआ है विंड लोड। अब ठीक है, K1 हो गया, K1 हमने पुट कर दिया, K2 पुट कर दिया। अब K3 क्या कह रहा है एक बार देख लिया जाए। K3 जो बोल रहा है टोपोग्राफी फैक्टर। अब ये आपको पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। इफ आवर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड हैज मोर देन 3 डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन, देन K3 इक्वल टू 1 to 1.36। अगर हमारा इंक्लाइंड ग्राउंड है, कम इंक्लाइंड ग्राउंड है तो 1 पे चलेंगे, 3 डिग्री से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे ग्राउंड का इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा तो वो उस तरह इंटरपोलेशन करके हम निकालते जाएंगे। ठीक है। और इफ कंस्ट्रक्शन ग्राउंड है लेस देन 3 डिग्री इंक्लाइनेशन, K3 इक्वल टू 1। तो हमारा तो जनरल पटना का फ्लैट ग्राउंड है, तो हम यहाँ K3 1 लेंगे। इसको एक बार IS कोड में भी देख लेते हैं, पेज नंबर 8 में ये क्या कह रहा है। टोपोग्राफी फैक्टर K3, द बेसिक विंड स्पीड BB गिवन इन फिगर 1 टेकन इनटू अकाउंट द जनरल लेवल ऑफ साइट अबव सी लेवल, दिस डज नॉट अलाउ फॉर द लोकल टोपोग्राफिक। ये तो हाँ यहाँ पे दिया हुआ। सिग्निफिकेंट एरर द अपविंड upwind with slope theta is more than 3 degree and below that the value K3 may be taken as equal to 1। और अगर आपका K3 confined in the range of 1 to 1.36 for slope more than 3 डिग्री, तो 3 डिग्री से अधिक होगा तो 1 से 1.36, और अगर 3 डिग्री से कम होगा तो हमें 1 लेना है। तो हमारे वाले केस में ये वैल्यू कितनी हो गई, रिस्क कॉफिशिएंट, और ये क्या कहाँ गया, टेरियन कैटेगरी। टोपोग्राफी कहाँ गया, हाँ ये टोपोग्राफी, ये भी 1 हो गया। अब ये बचा मेरा इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो इंपॉर्टेंस फैक्टर को एक बार समझ लेते हैं क्या। अब आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर K4 है, और ये साइक्लोन रीजन के लिए है। तो फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, वेस्ट कोस्ट, साइक्लोन रीजन जहां पे आते हैं वहां पर हम K4 जो है कंसीडर करते हैं, उसके वैल्यू पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते। तो पेज नंबर 9 में आपको यहाँ पे विंड प्रेशर एंड फोर्स बिल्डिंग, ऑफशोर विंड वेलोसिटी कहाँ गया, या K4 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन रीजन, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटिवली मोर वनरेबल फॉर द अकरेंस ऑफ सर्व साइक्लोन। वनरेबल का मतलब है कि वो अधिक प्रॉन होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम विंड के लिए साइक्लोन रीजन में। ऑन द वेस्ट कोस्ट गुजरात इज वनरेबल फॉर द सीवियर साइक्लोन, स्टडी ऑफ विंड स्पीड एंड द डैमेज टू द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर पॉइंट टू द फैक्ट दैट द स्पीड गिवन इन द बेसिक विंड स्पीड मैप are often exceeding during the cyclone. The effect of cyclone, ये ठीक है, ये लिया है K4 की वैल्यू करा। Structure for post cyclone importance 1.3, industrial structure 1.15, और all other building के लिए 1 हमें लेके चलना है। तो हमारा all other building और cyclone region में है भी नहीं हमारा, तो ये वैल्यू भी हमारी हो गई 1। ठीक है, ये समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है। ये वैल्यू आपकी हो गई K1 रिस्क कॉफिशिएंट जो हम लेके चल रहे थे। दूसरी हो गई ये टेरियन कैटेगरी K2। फिर आपकी ये टोपोग्राफी जो इंक्लाइनेशन के ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 4 कैटेगरी बनता है, उसमें से हमारा जो
थर्ड वाला कैटेगरी है, कितना फार है कितना नजदीक है। रिस्क कैपेसिएंट हमने ले लिया कि बिल्डिंग कैसी है और विंड स्पीड के ऊपर से डिफाइन कर दिया। टोपोग्राफी जो हो गया, और फिर लास्ट में हमारा हो गया ये K4। तो K1, K2, K3 और K4, ये 4 वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है। और यहाँ बेस और अभी स्टोरी 2 तक लिया हुआ है, इसको बाद में हमें आके चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसको रिपीट कर देंगे तो यहाँ पे ये टॉप स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विंड का समझ में आया। हाँ, अब इसको अप्लाई हाँ कैसे सर, ये करते मैंने हैं, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा जाएगा। अब यहाँ रहने दो आज, हाँ रहने यस, देता हूँ। नया चीज सर। हाँ नया चीज है, अर्थक्वेक लोड में फिर कल बताऊंगा। ठीक है।